नमस्कार एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू मेक ए केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। नौ बच्चे वीडियो एंड तक देखिएगा। डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप एक केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस। सारे स्टेप्स मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं विद ए सैम्पल प्रोजेक्ट। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बच्चे, जिसमें 99% बच्चों को दिक्कत आती है कि सर व्हाट इज केस स्टडी, क्या होता है, उसको कैसे डेवलप करना होता है, उसका कैसे एनालिसिस करना है, वो भी पूरा सैंपल के साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। और इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रीजन बिकॉज ये 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें से 12 मार्क्स की फाइल होती है, 8 मार्क्स का वाइवा होता है। नाउ एंड में तक वीडियो देखेंगे तो लास्ट में मैं आपको वीडियो की जो वाइवा टिप्स है वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। सो अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं हम कि हाउ टू प्रिपेयर है केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस इन द डिफरेंट स्टेजेस। तो सबसे पहला पार्ट आता है बच्चे, दैट इज कवर पेज। आपकी इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट का सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है? कवर पेज। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डेवलप ए कवर पेज, किस तरीके से आप कवर पेज डेवलप कर सकते हैं एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कवर पेज में आपको सबसे पहले टॉप पे क्या करना है, प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है उसका नाम लिखना है। उसके बाद में आपको स्कूल का लोगो ठीक है। उसके बाद में सेशन के बारे में लिखना है, कौन सा सेशन में आप पढ़ रहे हैं, स्कूल का नेम, इधर सबमिटेड बाय के अंदर स्टूडेंट का नेम, बोर्ड रोल नंबर, या 11th क्लास है तो क्लास का रोल नंबर। देन इसके बाद में सबमिटेड टू के अंदर टीचर का नेम। ये सारा आपको एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस ये सारा करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द कवर पेज आपके सामने। इसके अलावा इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बिकॉज देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो इसलिए कवर पेज को हमें बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई ड्राइंग्स, डूडल्स, वो सारे आप बना सकते हैं। तो ये करके आप अपने प्रोजेक्ट के कवर पेज को बहुत अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं रिलेटेड योर टॉपिक और इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कवर पेज कैसे डेवलप करना है। नाउ सेकंड आता है एक्नॉलेजमेंट। अब बच्चे एक्नॉलेजमेंट जो होता है उसका क्या यूज होता है, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट बाय नेम इज क्लियर, यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है उनको आप थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपने वर्क किया है प्रोजेक्ट में, यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज कि जो भी वर्क किया है वो ओरिजिनल है, सेल्फ है, हैंड रिटन है। ये सारा डिक्लेरेशन जो है वो कर रहे हैं आप एक्नॉलेजमेंट में। तो इसकी एक सेट लैंग्वेज होती है जो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। नेसेसरी चेंज आपको इसमें करने हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक का नेम ऑफ स्टूडेंट लास्ट में और सिग्नेचर, ये सारा कर लें। तो टीचर का नेम, ये नेसेसरी चेंज आप इसमें कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको सैम्पल प्रोजेक्ट से समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट का पेज तैयार करना है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट पेज आता है बच्चे सर्टिफिकेट। इसका क्या यूज होता है बेसिकली, देखो सर्टिफिकेट जब आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आप अपने जो इंटरनल टीचर है उसे चेक करवाते हैं, और जब टीचर उसको वेरीफाई कर देता है एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट है, तो फिर वो आपको एक सर्टिफाइड कर देते हैं कि योर प्रोजेक्ट इज़ ऑथेंटिक, आपका ओरिजिनल वर्क है, एज पर द सीबीएसई है। तो इसलिए आपको एक सर्टिफिकेट अवार्ड होता है। तो इसके ऊपर बेसिकली इसका जो फॉर्मेट है वो आप देख लीजिए। इसमें भी जो सेट लैंग्वेज होती है वो एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हैं। नेसेसरी चेंज आप करने हैं तो नेम ऑफ स्टूडेंट, टॉपिक का नेम, और अगर आपका बोर्ड है 12th क्लास में आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर दोनों के सिग्नेचर के लिए आपको नीचे आपको उनके कॉलम्स बनाने हैं, आपके नेम लिखने हैं। इसके अलावा डेट और प्लेस के बारे में भी। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है जो आप सर्टिफिकेट के लिए एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्टिफिकेट का पेज कैसे तैयार करेंगे। देन उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव समरी। बाय इज नेम क्लियर, समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट की समरी आप लिखेंगे। तो इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्मार्ट तरीका बता देता हूं कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तब तो एक पेज हेडिंग डाल के एक पेज आप तैयार कर लीजिए।
सीक्वेंस आपको ये मेंटेन करनी है, बट इसका जो रिटर्न पार्ट है वो बिल्कुल एंड में करना होता है, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट की समरी लिख रहे हैं तो पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद ही लिख सकते हैं, तो इसको बिल्कुल एंड में ही लिखना है आपको। और इसको लिखने का एक बेस्ट तरीका है कि आप इसको 5 पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो कवरेज भी ज़्यादा होगी और ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होगा। एग्जीक्यूटिव समरी आपके वाइवा में भी हेल्प करेगा। तो देखिए 5 पैराग्राफ में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ आप कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कि व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, वो बता दीजिए। सेकंड पैराग्राफ में स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं सारे प्रोजेक्ट में डिस्कस करूंगा कि पूरे सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कवर पेज से लेके बिब्लियोग्राफी तक क्या क्या स्टेप्स होती है उनके बारे में ब्रीफ में बता दीजिए। देन आपने जो केस स्टडी डेवलप करी जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख दीजिए। फिर आगे आप एक कंक्लूजन का पेज लिखेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए। आगे हम रिकमेंडेशन का पेज भी तैयार करेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो यहाँ आप आराम से लिख सकते हो। तो ऐसे 5 पैराग्राफ्स में आप एग्जीक्यूटिव समरी को लिख के आप अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। नॉन स्टॉप आप अपने प्रोजेक्ट पे 1 से 2 मिनट तक बोल सकते हैं, तो जो आपके वाइवा में भी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एग्जीक्यूटिव समरी तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है पेज, इंडेक्स पेज। इसके अंदर देखो एक सेट फॉर्मेट है इसका, वो फॉर्मेट आप देख लीजिए। ये भी बेसिकली आपका बिल्कुल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में होगा, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद उसके बाद ही आपको पेज आप इंसर्ट कर लीजिए। सीक्वेंस यही मेंटेन करनी है, हेडिंग डाल दीजिए। के बाद में इसका रिटर्न पार्ट बिल्कुल एंड में करना है। जो सारी स्टेप्स है वो सारी आप यहाँ लिख देंगे और उनके आगे क्या लिख देंगे कि पेज नंबर लिख के और इंडेक्स पेज तैयार कर लेंगे। ये फॉर्मेट इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं और अपना कुछ का फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। आप बच्चे जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है वो इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक 2 तरीके से होता है। एक आप टॉपिक ले रहे हैं सिलेबस का, जैसे अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट, वो 12th क्लास के सिलेबस का पार्ट है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने सिलेबस से सेलेक्ट टॉपिक किया है, तो इंट्रोडक्शन आप अपने बुक से लिख देंगे, टेक्स्ट बुक से। इसके अलावा अगर आपने कोई करंट इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ लिए हैं, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर आपको जो इंट्रोडक्शन है वो डिफरेंट जो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स और जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन के मिनिमम 6 पेज आपको करने हैं। अब इंक्रीज जो आपको पेज करने वो डिपेंड करता है आपका केस स्टडी और उसका एनालिसिस। अगर वो बहुत डिटेल में है, नंबर ऑफ पेजेस में ज़्यादा है और आपकी जो पेज जो प्रोजेक्ट की जो अपर लिमिट है वो 40 पेज और लोअर लिमिट 30 पेज इस रेंज से क्रॉस कर रहा है, तो इसका 6 ही रहने दीजिए। अगर पेज आपके कम हो रहे हैं रेंज में तो आप इंट्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबल आप रखिए। तो इंट्रोडक्शन में देखो इन्होंने टॉपिक लिया है अपने सिलेबस का और उसमें से इन्होंने एज इट इज़ पूरा अपने टेक्स्ट बुक में से चैप्टर में से सारा लिख दिया है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट आ गया, सारा सिलेबस से लिखा हुआ है। देन उसके बाद चैप्टर से सब कुछ टेक्स्ट बुक्स में से सिलेबस का पार्ट है, बुक से लिखा हुआ है। देन उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट में पूरा जो चैप्टर है वो कवर कर लिया इन्होंने, पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो देखो अपना जो सिलेबस का टॉपिक लेने के फ़ायदे भी हैं कि आपका प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है और आपका चैप्टर भी तैयार हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पूरा शॉर्ट में चैप्टर भी पूरा तैयार हो गया, प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया। तो इस तरीके से इसके डबल बेनिफिट हो जाते हैं। तो ये हमारी एडवाइस होती है कि आप जब भी टॉपिक लें अपने सिलेबस से बेस्ड टॉपिक लीजिए। देखिए ये सारा उन्होंने पूरा चैप्टर शॉर्ट में सब कुछ लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज हुई। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन कवर कर लिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड जो पार्ट है प्रोजेक्ट का वो आ गया है रिसर्च मैथोलॉजी। इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट में जो रिसर्च मैथोलॉजी होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक सर्वे और एक केस स्टडी। आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टोटली बेस्ड ऑन द केस स्टडी। नाउ हम केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको देखना है, इसके लिए मैंने पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें जाके पूरे सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टॉपिक पे मैंने सारा सब कुछ बता रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे केवल केस बेस्ड प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे। तो केस बेस्ड प्रोजेक्ट होता क्या है? केस स्टडी क्या होती है? बेसिकली केस स्टडी बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डेटा। तो जो सेकेंडरी डेटा होता है वो उस पर बेस्ड होती है। अब हाउ टू प्रिपेयर हाउ टू डेवलप द केस स्टडी, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल से बताता हूँ कि इन्होंने जो टॉपिक लिया है वो बेसिकली क्या लिया है, गवर्नमेंट बजट, और उसके अंदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पूरे कवर किए इन्होंने।
तो जैसे इन्होंने अलग तरीके से किया है, बट एक प्रॉपर तरीका जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने तो बेसिकली क्या किया, हर टाइप की अलग अलग केस स्टडी लिखी है और उसके साथ ही लिखे उसका प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट करके कंक्लूजन लिखना। एक तो तरीका ये है। दूसरा जो तरीका होता है, सारे टाइप्स की केस स्टडी आप एक पहले तैयार कर लीजिए। कैसे तैयार करेंगे? अब देखिए, इसमें बेसिकली डिपेंड करता है कि आप दो कंट्री के बीच में, जैसे इन्होंने 2 कंट्रीज का कंपैरिजन किया, यूएसए और इंडिया, तो आपको कंपैरिजन करना है तो उनकी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर, जो पुराने ईयर्स का जो गवर्नमेंट बजट है वो उनका डेटा लेके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा, आप सेम कंट्री पे ही अगर आप उसके टाइप्स पे बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम 3 ईयर्स के डेटा ले लीजिए, जो बजट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, जो बजट अनाउंस हो चुके हैं, उनके 3 ईयर्स के डेटा ले लो रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स लाइक सरप्लस, डेफिसिट और इन सबसे रिलेटेड, और उनको आप डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिख दीजिए। ये बन गया आपकी केस स्टडी 4 पेजेस में और सारी उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद में उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करिए। तो वो कैसे करेंगे? जैसे आपने सबसे पहले ले लिया बैलेंस बजट, तो बैलेंस बजट की मीनिंग लिख दीजिए। फिर बैलेंस बजट से रिलेटेड 3 ईयर्स का जो डेटा है वो ले लिया आपने, एक कंट्री का, 2 कंट्री का, जो भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद में उससे पर्टिकुलर कोई ग्राफ आपने बना दिया और उसके नीचे उसका सिग्निफिकेंस लिख दिया कि इसके क्या, अगर मान लो बैलेंस बजट मेंटेन हो रहा है तो इसके क्या पॉजिटिव है, नहीं हो रहा है तो क्या नेगेटिव, वो सारे इस तरीके से सारे कवर कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका जो बच्चे ने अभी किया है वो आप देख लीजिए। इस तरीके से केस स्टडी, आई होप आपको समझ में आ गया कि केस स्टडी कैसे डेवलप करते हैं। जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं उससे रिलेटेड सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उनको आपको कलेक्ट करना होता है और उसको पैराग्राफ में लिखना होता है और उसके बाद में उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करना होता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, बैलेंस बजट यूएसए का लिया है, उसके बारे में एक केस स्टडी, मतलब उसके डेटा ले लिया डिफरेंट ईयर्स के, उसके बाद में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता दिए और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। सेम वैसे ही अनबैलेंस बजट, ये भी यूएसए का लिया है जिसमें सरप्लस बजट ले लिया, उसकी केस स्टडी मतलब डिफरेंट ईयर्स का डेटा ले लिया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बता दिए, कंक्लूजन लिख दिया। देन उसके बाद डेफिसिट बजट, अब इसके अंदर केस स्टडी ले ली, जो बेसिकली ये जो डेफिसिट बजट है इन्होंने अगेन यूएसए का ही लिया है और उसके भी पॉजिटिव नेगेटिव और कंक्लूजन, ये सारा सेम फॉर्मेट रखा है। देन उसके बाद में रेवेन्यू डेफिसिट, ये इंडिया का लिया है जिसके अंदर इंडिया के डिफरेंट ईयर 2016 और 17 का डेटा लिया है इन्होंने, यूएसए डॉलर में लिया है बेसिकली, तो ये कंपैरिजन किया है इन्होंने। फिर सिग्निफिकेंस लिख दिया, मतलब उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स एज ए फिजिकल डेफिसिट, उसकी केस स्टडी, मतलब केस स्टडी आपको समझ में आएगा कि जो सेकेंडरी डेटा है वो जो पब्लिश्ड है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली और उसका एनालिसिस। अब देखो इसको और अच्छा बनाया जा सकता था बाय यूजिंग टेबल, ग्राफ्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया। देन उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट, उसका भी सारा फॉर्मेट। तो ये इस तरीके से आपने केस स्टडी और उसका एनालिसिस इन्होंने किया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज, ये सारा। नाउ अब आता है कंक्लूजन, हाउ टू प्रिपेयर ए कंक्लूजन का पेज कैसे आपको तैयार करना है। तो वैसे कंक्लूजन होता क्या है? कंक्लूजन बेसिकली द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट। क्योंकि देखो आपने प्रोजेक्ट में टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसका इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसकी केस स्टडी बना ली, उसका एनालिसिस कर लिया। नाउ अब इतना करने के बाद में आपके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो सारे आपको यहाँ लिखने होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, कंक्लूजन होता है बेसिकली। और ये आपको आप सोचो एक दिन बैठे और तैयार कर लें, ऐसा नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट बार बार पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स में लिखिए, जैसे जैसे आपको याद आ रहा है थ्रू आउट ईयर आप इसको लिखते जाइए। देन उसके बाद में रिकमेंडेशन बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि देखो आपने पूरा ये पूरा प्रोजेक्ट का टॉपिक ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसका केस स्टडी बना ली, एनालिसिस कर लिया। नाउ अब एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आप अपने सजेशंस विद लॉजिकल रीज़न आपको करना होता है। ये टोटली बेस्ड ऑन योर ओपिनियन और योर लॉजिक। तो आप अपने सजेशन दे रहे हैं कि और डेफिसिट को कवर करने के लिए, बैलेंस बजट मेंटेन करने के लिए, या क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है। एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आपके लॉजिक पे बेस आप अपने सजेशन दीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पता लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई और आप क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं। इससे पूरा डेप्थ पता लग जाता है कि वाइबा में बेसिकली टीचर्स आपसे अपने यहाँ से चेक कर सकता है कि बच्चे ने कितने अच्छे से प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस तरीके से इसका पॉइंट्स में लिखिए। ये भी आपको थ्रू आउट ईयर बार बार प्रोजेक्ट को पढ़ते रहना है और एक दिन में तैयार नहीं होता है। आपके सजेशंस आपको आएंगे, लॉजिक आएगा, लिखेंगे, इस तरीके से तैयार करना है। देन उसके बाद में आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस पे बेस्ड है, सेकेंडरी डेटा पे।
केस स्टडी है तो डेफिनेटली आपके लिए बिब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब जैसे इन बच्चे ने जो लिया है गवर्नमेंट बजट लिया है, उस गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड इन्होंने कौन कौन से जो सेकेंडरी डेटा कहाँ से कलेक्ट किए हैं रिलेटेड टू केस स्टडी से रिलेटेड, जो भी इन्होंने केस स्टडी बनाई है, वो जो इन्फॉर्मेशन ली है तो वो इन्होंने मेंशन की है। तो ये सारी जो साइट इन्होंने यूज़ की है वो सारी यहाँ मेंशन कर दी है। तो इस तरीके से आप भी अपना कोई भी टॉपिक ले रहे हैं उस पर रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली द सेकेंडरी डेटा कौन कौन सी साइट से ले रहे हैं, इसके ऊपर भी मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा इकोनॉमिक्स में कौन कौन से अवेलेबल है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बिब्लियोग्राफी तैयार कर सकते हैं। आई होप अब आपको प्रोजेक्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे आप केस बेस्ड प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हैं। ये पूरा मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और अगर आपको लगता है कि देखिए, अब ये जो प्रोजेक्ट होता है वो इकोनॉमिक्स में मैंने पहले ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न क्योंकि ये 20 मार्क्स का होता है, 12 मार्क्स की फाइल होती है, 8 मार्क्स का वाइबा होता है। तो जो वाइबा होता है वो टोटली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट वर्क, जो भी आपने प्रोजेक्ट वर्क किया है उसी पे बेस्ड आपको वाइबा होता है एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन। फिर भी अगर आपको कुछ वाइबा के लिए एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो मैंने पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है मॉक वाइबाज की, और जो कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे डिफरेंट ईयर्स के एक्सपीरियंस है, मैं खुद भी वाइबा लेने के लिए जाता हूँ, तो इस तरीके से मैंने तैयार किया है। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से वाइबा की टेंशन भी आपकी ख़त्म हो गई ना। अगर बच्चे आपको ये रियली यूज़फुल लगा, आपको लगता है कि ये जो वीडियो है बहुत अच्छा है, यूज़फुल है, बेनिफिशियल है फॉर द 11th-12th इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट होना चाहिए। मेरा मोटिव यही था बनाने का। और लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइबर करिए, ताकि जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे, अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि मैं ये बहुत सारी वीडियो लेके आता रहता हूँ, डिफरेंट टॉपिक पे भी मैं प्रोजेक्ट के वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।